इंडिया, मैं हूं आशिफ इकबाल। जी हां, अब आप देख रहे हैं 8 बजे का प्राइम टाइम शो जी, और न्यूज इंडिया का वो शो जिसमें तमाम बातें खुलकर होती हैं और सभी बातों पे चर्चा पर चर्चा होती है। और जो हमारे साथ गेस्ट होते हैं वो हिंदुस्तान की वो शख्सियत होते हैं जिनको सभी देखना, सुनना और जानना चाहते हैं। राजस्थान में कल चुनावी प्रचार थम जाएगा, उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी जहां राजस्थान में गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, वहीं राजस्थान चुनाव में इन दिनों लाल डायरी काफी चर्चा में है। पीएम मोदी अपने संबोधन में लाल डायरी के जरिए गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाने साध रहे हैं। बीजेपी की सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बता रहे हैं, गरीब विरोधी सरकार बता रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगा रहे हैं कि वो केवल ध्यान भटकाते हैं, उद्योगपतियों की मदद करते हैं और दूसरी तरफ उनके उद्योगपति मित्र जनता की जेब भरते हैं। अशोक गहलोत अपने काम के दम पर राजस्थान में 30 सालों से चले आ रहे रिवाज को बदलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देर से सही लेकिन अब वसुंधरा राजे भी पीएम मोदी के साथ मंच पर दिखाई देने लगी हैं, साथ में चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली और वसुंधरा राजे का दिल मिल गया है। भले ही उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनने पर उनके नाम पर सहमति बन सकती है। तो कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना नफा नुकसान देखकर बयानों के तीर चला रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो तेलंगाना का चुनाव भी इस बार रोचक हो गया है। सीएम केसीआर को दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक की जीत से कांग्रेस जहां बेहद उत्साहित है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तेलंगाना को विकसित राज्य बनाने का दावा कर रही है। तो कुल मिलाकर इस बार चाहे राजस्थान हो या तेलंगाना, विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में कहा जा सकता है चुनावी मैदान सियासी घमासान। आज हम इसी पर खुलकर चर्चा करेंगे और किसका होगा नफा और किसका होगा नुकसान, इस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी और राहुल गांधी का वो जरूरी वाला और सुनने वाला बयान। 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। भारत माता किसान है, भारत माता मजदूर हैं, भारत माता युवा हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। आप भारत माता की जय करते रहते हो और फिर अदानी के लिए काम करते हो। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, आप देश को कहते हो कि भैया देश में तो जाति नहीं है, एक ही जात है, वो है गरीब। मैंने मन बना लिया है और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि मैं आपको 15 लाख रुपए वाला झूठा वायदा करूं। मुझे नहीं पड़ता। मैं वो अदानी जी की जय करते हैं
मैं भारत माता की जय करता हूं। मेरे लिए भारत माता कौन है मैं बता देता हूं। मेरे लिए भारत माता हिंदुस्तान के गरीब लोग, हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, युवा, छोटे दुकानदार, मेरे लिए ये भारत माता है। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। तो अब चर्चा पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज हम एक राज्य की नहीं बल्कि दोनों राज्य की चर्चा विस्तार से करेंगे। इसलिए गेस्टों का वो पैनल है जो इस वक्त तमाम टीवी चैनलों की नजरें गड़ाए रखने पर मजबूर कर देना है, क्योंकि वो लोग हैं जिन लोगों की बातों को सुनने, समझने और देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान आतिर होता है। और मैं उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले जो डॉक्टर निमिषा गौड़ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनका स्वागत है। सुखदेव सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका भी बहुत स्वागत है। आजम अली साहब हैं, नेता हैं, बीआरएस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं, सपा से हैं, वो हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत। संजय राणा जी, जाना पहचाना चेहरा, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ, उनका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत। शिवांगी सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत स्वागत। मैं अपने पीसीआर टीम और आउटपुट की टीम से कहूंगा कि जरा गेस्टों को दिखाएं, वो चेहरे दिखाएं जिस चेहरे को देखने के लिए तमाम हिंदुस्तान हमेशा ये कहता है कि ये चेहरे न्यूज़ इंडिया पर हैं, तो जरूर सकारात्मक पहल हो रही होगी और बहस सकारात्मक हो रही होगी। बहस नहीं बल्कि हम सवालों के जवाब लेते हैं, हम हो हल्ला हंगामा से बचते हैं। हम चाहते हैं कि जो सवाल जो जनता ने भर भर के हमें भेजा है, मेल के तौर पे, व्हाट्सएप के तौर पे, एसएमएस के तौर पे, उन तमाम सवालों के जवाब ले सकें। सबसे पहला सवाल संजय राणा आपसे। आप राजनीति को समझते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आप पैनल पे बैठते हैं, तो सबसे पहला सवाल आप ही से है। जरा बताइए कि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं और जितने तल्ख होते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनकी तल्खी नजर आ रही है, एग्रेसिव हो गए हैं और लोग कह रहे हैं कि अब वो डिफेंसिव होने से ज़्यादा ऑफेंसिव होना चाहते हैं। इसलिए तेलंगाना में भी और राजस्थान में भी दोनों जगह बीजेपी को पछाड़ने के लिए आगे हैं। अगर कड़क हो रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है, हम तो बोलते हैं कि हर नेता को ऐसा होना चाहिए, लेकिन किस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अभी यही कंफ्यूज्ड है कि क्या भारत माता बोले, और भारत माता बोले तो किस किस चीज़ों को उनमें रखे। देखिए, माँ जो आपकी होती है, माँ होती है, उसके सारे लाडले होते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी इस धरती पे पैदा हुए, वो भी इस भारत माता के लाल थे। तो भारत माता हमारी माता है, एक तरह से जमीन है जिसको हम पूजते हैं। तो जहां तक तंज की बात कर रहे हैं, हर नेता को तंज रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन तंज के साथ तथ्य भी होना चाहिए। देखिए, राजस्थान की अगर हम चर्चा करते हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये बताइए कि महंगाई पे पेट्रोल का जो रेट है तकरीबन 108 रुपए है, और उससे 31.5% वैट राजस्थान की गवर्नमेंट लगाती है। अगर उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें तो 18% वैट है, तो तकरीबन 11 रुपए का डिफरेंस तो पेट्रोल के प्राइस में है। तो महंगाई पे कहां चर्चा आती है? आप बेरोजगारी की बात करते हो, वहां पे बेरोजगारी दर 87% है, 27% है। तो ये चीजें विरोधाभास है। देखिए, जनता जो है आसिफ जी, वो बिलीव करती है उस लीडर पे जो डिलीवर किया हो। आप डिलीवरी कहाँ की हो? कर्नाटका में बहुत अच्छा इन्होंने चुनाव लड़ा, मैं हमेशा इनकी तारीफ कर रहा हूं उस चीज से। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हर घर पे 10 किलो चावल देने के लिए 10 लाख कुंटल प्रति महीना चाहिए। इनके पास 3 लाख कुंटल नहीं है। खैर, वो देखिए वादे हैं, वादे कितने इंप्लीमेंट होते हैं संजय जी, ये बात तो आपको ही पता है। फिर ये सवाल कीजिएगा तो उधर से सवाल आ जाएगा 15 लाख रुपए की। तो ये 15 लाख और ये सवालों हम फिर आएंगे। हम चर्चा की शुरुआत आपसे की है हमने। अब हम चाहते हैं कि डॉक्टर सुनील कौशिक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जरा बताएं। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं आप और तमाम चीजों को कैसे समझते हैं? सोसाइटियों को बड़ा नजदीकी से मैंने देखा, कई मुख्यमंत्रियों को बड़ा नजदीकी से देखा। जो चलन 1.5 दशक से हो रहा है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं जनता को ठगने का काम चुनावों के समय होता है जी। कोई भी आप किसी भी राज्य का घोषणा पत्र 2018 का उठा के आप देख लीजिए, हाँ। मुझे लगता है कि 10% भी पूरे नहीं होंगे। अहम जो मुद्दे होते हैं, जहां 4-5 मुद्दों पर सिर्फ बात होती है, वो तो ठीक है। जहां 50-50 पेज का, 80-80 पेज का घोषणा पत्र
चुनाव के समय पे जनता के समक्ष रखते हैं कि आप उनको पूरा करवाने में सक्षम है क्या। और पहली बार चुनाव आयोग को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जी ये कहना पड़ा कि आपको ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा, जो आप घोषणा कर रहे हैं वो कैसे आप पूरी ठीक है, बहुत बढ़िया। और कर्नाटक के आपके चुनाव में देखा, घोषणाएं पूरी तो होना छोड़िए, बिल्कुल। विधायक निधि लोगों के पास, विधायकों के पास नहीं है, मंत्रालयों के पास धन नहीं है, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं कि इन घोषणाओं को आप पूरा करेंगे। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जो घोषणा होती है उसको पूरा करने के लिए भी तमाम सरकारों को सजग होना चाहिए। अब मैं सीधे तौर पे भुवन भास्कर जोशी जी से पहले ले लेता हूं एक सवाल का जवाब। भास्कर जी, आपका खैर मतलब तेलंगाना में तो खैर आप बीआरएस को सपोर्ट करेंगे, वो तो पता है, लेकिन राजस्थान में जो सियासत जो चल रही है उसमें क्या है? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया है पीडीए का, उसको लेकर जो हमने आंदोलन प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश में जी, वो आंदोलन अब देश का आंदोलन बन चुका है। और आज करीब करीब अन्य पार्टियां भी वही भाषा का प्रयोग कर रही हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, और हम लोग इसको आगे बढ़ चुके हैं। और हम लोग मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़े हैं वो भी पीडीए को लेकर, जाति जनगणना की मांग को लेकर, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर, और इसी बात को लेकर राजस्थान में भी मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि 5 विधानसभा में हम लोग लड़ रहे हैं, राजगढ़, धौलपुर, नदबई, धानागाजी, नगर, ठीक है, 5 विधानसभा। ठीक है, आपके पास लौटूंगा। और देखिए, हमने डॉक्टर निमिषा जी और सुखदेव जी सोच रहे होंगे, आजम भाई आप भी सोच रहे होंगे कि पहले पॉलिटिकल पार्टी से रिएक्शन न लेके वो तमाम एक्सपर्टीज से हमने लिया है, क्योंकि चर्चा परिचर्चा को हम दूसरी तरह से देखना चाहते हैं। हम यहाँ बहस हो हल्ला हंगामा में नहीं, बल्कि हम बहस का एक सार देखना चाहते हैं कि जो भी हमारा दर्शक देख रहा है वो ये समझे कि इन बहस से निकल के क्या आने वाला है। हम छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत छोटे से ब्रेक का, तुरंत आ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रेक थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि मालूम है सभी को चुनाव का वक्त है, बहुत सारे लोगों, पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े सारे बयान होते हैं जिनको दिखाना मजबूरी होती है। अब हम सीधे अपनी चर्चा परिचर्चा पे चढ़ते हैं, और साफ तौर पे मैं आजम अली साहब आपके पास आ रहा हूं। आजम साहब, क्या होने वाला है तेलंगाना में? क्योंकि माना यह जा रहा है कि चुनौतियां आप लोगों के लिए दो तरफा होंगी, भारतीय जनता पार्टी भी आप पर हमलावर है और कांग्रेस भी आप पर हमलावर है। क्या करने वाले हैं आप लोग? ऐसा क्या करेंगे जो इन हमलों से बच जाएंगे? चुनौतियों को सामना करना केसीआर साहब की पुरानी आदत है, और जिस इस बार की बात है, बराबर जो है बीआरएस की हुकूमत बनाएगी, चाहे वो कांग्रेस रहने दो या बीजेपी, उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और आइंदा चल के, क्योंकि पिछले 9.5 साल में जिस तरीके का डेवलपमेंट बीआरएस पार्टी ने किया है, उसको देखकर अवाम यही कहती है कि यही पार्टी है जो दोबारा से फिर हमारे हुकूमत में आना चाहिए और डेवलपमेंट हमारे स्टेट को लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा है, हमारे स्टेट में जिस तरीके का अमन है वो सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। और यही नहीं, यहाँ का डेवलपमेंट जो आप देखते हैं, आज सारे हिंदुस्तान की नजर तेलंगाना पे है। आप ये डाटा देख सकते हैं कि महीने भर में कम से कम जो है ना 2000 से ज्यादा फैमिलीज जो है ऑल ओवर इंडिया से हैदराबाद और तेलंगाना में सेटल होने आ रही है, सिर्फ यहाँ के अमन को और यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर। तो इस बार हमेशा हैट्रिक होगी, केसीआर साहब की बराबर हैट्रिक होगी, और इस बार भी हमारे गवर्नमेंट बीआरएस की ही यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, डॉक्टर निमिषा गौड़ के पास मैं आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। निमिषा जी, क्या कहेंगी आप? क्योंकि लगातार जिस तरीके के दावे प्रति दावे सामने आ रहे हैं उसमें चुनौतियां बहुत हैं आप लोगों के लिए। देखिए, आज भारत के अंदर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और 140 करोड़ देशवासियों के साथ ये भारत ने वैक्सीनेशन और टीकाकरण अभियान को भारत पे चलाया, और हमने एक बहुत बड़ी महामारी से उभरे और मजबूती से उभरे। उसके बाद ये चुनाव के सामने आया, तो दो तरफा हार लोगों ने झेली है। जहां पर भाजपा की शासन नहीं था, वहां पर राजस्थान भी उनमें से एक है। स्वास्थ्य सुविधाओं को देख के, अन्य सुविधाओं को देख के, तो सभी तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। आज राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए, तो राजस्थान के अंदर युवा, महिलाएं, किसान भाई और बुजुर्ग कोई सुरक्षित नहीं है। 200 विधानसभा सीट है यहाँ पर आशिफ जी, और 200 विधानसभा सीट पर हालत ये है, 100 पर कांग्रेस, 100 की बैसाखी पर। तो हर व्यक्ति, हर विधायक
कांग्रेस का मिनी मुख्यमंत्री का रोल अदा करता था और जम के जनता से वसूलता था। आज राजस्थान के सरकारी दफ्तरों से सोना निकला है, करोड़ों रुपया कैश मिला है और भ्रष्टाचार की हालत ये है 11 लाख से ज्यादा अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं और भ्रष्टाचार तो इतना हो गया कि खुद मंत्रियों ने कहा है कि हम सर से लेकर के पैर तक, कांग्रेस के विधायक ने कहा कि हम भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। आलम ये है आशिफ जी कि मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान में भरे मंच पर खड़े होकर पूछते हैं कि बताइए आप सब शिक्षक सम्मेलन के अंदर बताइए आप लोगों का ट्रांसफर पैसे देकर होता है बिना पैसे दिए होता है? एक सुर में सारे शिक्षक बोलते हैं हम सबका ट्रांसफर पैसे देकर के होता है। बोले ठीक है। नहीं दोबारा ठीक है, बताइए। निमिषा जी, दोबारा हम लोग बोलते जवाब भी पैसे ले लें। होता है और शर्मनाक हमारे साथ स्थिति ये हो जाती है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार प्रवक्ता भी हैं, बहुत देर से ये बातें सुन रहे हैं सुखदेव सिंह जी चौहान, जो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि आपके पास इन सवालों के जवाब हैं। फिर मैं निमिषा जी के पास, मैं शिवांगी जी के पास आऊंगा, जरा इन सवालों के जवाब दे दीजिए सुखदेव जी। गांधी और प्रियंका गांधी भी आप म्यूट हैं सुखदेव जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सॉरी, हम आपकी आवाज को बंद नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर लोग आपकी आवाज सुने। और निमिषा जी आप मुस्कुराइए मत, हमने आवाज नहीं बंद किया था, बल्कि उनकी अपनी गलती से ये आवाज बंद हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वरना निमिषा जी को ये लग रहा था कि आशिफ जी ने आवाज बंद करा दी सुखदेव जी की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं, हमारी जो आवाज है वो राजस्थान के अंदर बहुत बुलंद है जी। और हमने अपने घोषणा पत्र में लगभग 94% वादों को पूरा किया है। जो 94% वादे हैं वो हमारे घोषणा पत्र के पूरे हुए हैं। और राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है तो वो राजस्थान सरकार ने काम किया है। देखिए यहाँ पे 25 लाख तक का इंश्योरेंस अर्थात हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति के पास में, और राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे भारतवर्ष के अंदर जिसकी 90% पॉपुलेशन 25 लाख से इंश्योरेंस से कवर्ड है। अब तकलीफ भाजपा को यहाँ आती है जब राजस्थान का जन आम जन से स्वस्थ है, युवाओं को नौकरी मिल रही है। हमने 3 लाख नौकरियां पूरे अपने कार्यकाल के अंदर दी है, जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 75,000 युवकों की भर्ती की थी। ठीक है श्री आसिफ जी, मैं एक हमने जब अपना एक बार बिल्कुल उससे पहले मैं जवाब दूंगी इसका। बिल्कुल। देखिए भाई के लिए सलाह ली। सुखदेव जी बोल लें, पहले बोल लें निमिषा जी, वो बोल रहे हैं। सुखदेव जी जवाब भी ले लीजिए, फिर आपके लिए और अच्छा होगा और आसानी होगी उनका जवाब देना। जवाब ले लीजिए जी निमिषा जी। 94 अच्छा ठीक है निमिषा जी, मैं आपके पास आऊंगा, सुखदेव जी आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, सुखदेव जी आपके पास लौट रहा हूँ, निमिषा जी आपके पास लौट रहा हूँ। एक सेकेंड, हमारे साथ शिवांगी सिंह जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सोशल वर्कर हैं, लगातार वो समाज के लिए बेहतर काम करने की कोशिश में रहती हैं। शिवांगी जी, आप जो देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, दोनों राज्यों का दौरा भी आप लगातार कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको? जरा अगर आप वास्तविकता बता सके तो जरा बताइए तमाम दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो जी, चाहे कोई भी अदर पार्टी हो, अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें, बेशक दोनों को ही चलिए ले लेते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाएं जो है वो हर पार्टी अपने स्थान पर, क्योंकि अब चुनाव है बिल्कुल, तो हर व्यक्ति का, हर जो भी पार्टी से रिलेटेड आपके लीडर्स भी हैं, बड़े लीडर्स हैं जो वहाँ के स्थानीय हैं, सभी लोग क्योंकि अब चुनाव है तो अभी जो है वो हद से ज्यादा एक्टिव हैं। बट ये सिर्फ मेरा प्रश्न ना होकर पूरे समाज का प्रश्न है कि होता क्या है, जब 5 साल पूरे हम सबके पास में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाते हैं। और जब वो 5 साल के बाद में जब चुनाव आ रहे होते हैं तो अचानक से जो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स है वो मोर देन 100% हो जाता है। तो ये जो प्रश्न है वो समाज का है, आप सभी के लिए, जो ये बात मैं यहाँ पे रख रही हूँ कि ऐसा होता क्यों है।
घोषणा ठीक पत्र है। आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मैं तो दिल से चाहती हूँ जो भी पार्टी आए, जी। बराबरी की टक्कर में है, हम जी। सभी जानते हैं जवाब ले कैसी लेते भी हैं है। शिवांगी जी, जवाब ले लेते हैं। आपका सवाल बहुत वाजिब है और बहुत बड़ा है। सबसे संजय राणा जी से जवाब ले लेते हैं। संजय राणा जी बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बहुत बेबाक होकर बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है किसी पार्टी का अभी तक टैग नहीं लगा है। ये अलग बात है कि अंदर खाने किसी न किसी पार्टी को जरूर चाहते होंगे ये, लेकिन संजय जी आप जरा बता दीजिए आप कि जो शिवांगी जी ने बहुत जेन्युइन सवाल किया कि अचानक जिस तरह से चुनाव में एक्टिवनेस दिखता है, जिस तरह चुनाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वादे और बड़े बड़े वादे परिवादे करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो तमाम चीजें पूरी कर लेंगे, ये 5 साल क्यों नहीं करते? इन्होंने बहुत वाजिब एक प्रश्न उठाया है सारी राजनीतिक पार्टी के लिए, और ये सोचना का विषय भी है, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी सरकार अगर प्रॉमिस करती है 500 रुपए का सिलेंडर फलाने स्टेट में देंगे, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये बताइए उत्तर प्रदेश के नागरिक जो बेचारे क्या कुछ अन्याय किए हैं, या मान लीजिए बिहार के नागरिक को कुछ अन्याय किए या भेदभाव उनके साथ क्यों? भाई आपको सिलेंडर देना है 500 मतलब रुपए आपने सवाल भी खड़े किए, बिल्कुल, तो आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल खड़े कर दिए। क्या मैंने- संजय जी, मैं आ रहा हूं। मतलब आपने सवाल तो खड़े किया, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से कांग्रेस के मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान के घोषणा पत्र पर है। बिल्कुल मैं आपके सवाल को रोककर मैं जरा आजम भाई से जवाब लेता हूँ। आजम भाई, आप ये बताइए कि आप लोग 5 साल मेहनत कर रहे हैं, आपने कहा कि बहुत मेहनत करी है इसलिए हमारी सरकार तीसरी बार आएगी, लेकिन ये बताइए कि 5 साल अगर आपने मेहनत की होती है तो फिर आपको जरूरत क्यों है लोगों के घर घर जाके वोट मांगने की? फिर तो आपको घर बैठे रहिए, आपको जिता के भेज देंगे, फिर क्या दिक्कत है आपको? वोट मांगना तो एक दस्तूर है। देखिए, आप जब भी इलेक्शन आता है तो हर लीडर चाहता है कि वो अपने प्रजा के बीच में रहे, एक बार मिले कम से कम उनसे, और क्योंकि मतलब 5 साल में एक बार मिले? आप ये कह रहे 5 साल में एक बार मिले? आजम भाई, एक बार मिलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा है कि हमारे सीएम साहब और हमारे एमएलए हमेशा प्रजा के बीच में रहते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे 9.5 साल में, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 9.5 साल में जो काम हमारी पार्टी ने किया है, हमारे एमएलए ने किया है, ये एक मिसाल है। क्योंकि एक 9.5 साल का छोटा सा बच्चा, तेलंगाना स्टेट, आज हिंदुस्तान की सारी नजर तेलंगाना के डेवलपमेंट। लेकिन एक सवाल बड़ा टीज करता है आजम भाई, एक सवाल बड़ा टीज करता है, और ये सवाल देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे मतलब मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, मेरे सवाल है और आपसे पूछने के लिए कहा गया कि जरा ये बता दीजिए कि आप जब 9.5 साल में इतने सारे चीजें की हैं, आपने बहुत बेहतर काम किया, तीसरी बार के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्यों जरूरत है असदुद्दीन ओवैसी की? आप जब आप काबिल हैं और तमाम चीजें आपके पास है, तो फिर जरूरत क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी हाँ, लोगों ने पूछा। तेलंगाना रियासत जो है, इसके सिर्फ 2 ही पार्टी है जो बेसिकली, एक जो है ना, जो स्टेट को बिलोंग करते हैं, वो है भारत राष्ट्र समिति और AIMIM जो है ना, ये 2 ही पार्टी ऐसे जो तेलंगाना के लोकल पार्टीज है। उसके बाद जहां तक दूसरे पार्टीज की बात करते हैं हम, वो पार्टीज हमेशा जो है ना कोशिश ये कर रहे हैं कि तेलंगाना में किसी ना किसी वजह से डोमिनेट किया जाए। लेकिन आज मैं खुलेआम ये कह सकता हूँ, तेलंगाना राष्ट्र समिति और MIM अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये आप बड़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और लोगों का तो कहना तो है फिर आपको जरूरत क्यों है उनकी? अगर आपने बहुत बेहतर काम कर रखा है तो उनकी जरूरत क्यों? और उनके बारे में तो चर्चा परिचर्चा सब जगह है। ये जरूरत हमें है नहीं, किसी कोई पार्टी की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भी एक रीजनल पार्टी के साथ हमारे साथ तेलंगाना में है, इसीलिए वो पार्टी हमारे साथ है। और जहां तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, वो हमेशा तेलंगाना में जब भी हुकूमत बनाई है, कोई ना कोई हमारे रीजनल पार्टी को साथ लेकर बनाई, कभी भी इंडिविजुअल नहीं आई। कि कांग्रेस 2014 में से पहले जब 2004 में पावर में आई थी, बहुत कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं आजम भाई, और सुखदेव जी सुन रहे हैं आपको, अब वो जवाब देंगे। देखिए अब वो बार बार उनको बहुत परेशानी हो रही कि आखिर वजह क्या बना दिया कि सब लोग कांग्रेस पे ही सवाल कर रहे हैं। जब ये TRS पार्टी थी 2004 में, सोनिया मैडम, YS राजशेखर रेड्डी साहब और तमाम लोगों ने मिलकर BRS पार्टी उस टाइम की, जो आज BRS है, उनके साथ मिलकर ही सत्ता में आए थे जब ये आंध्र प्रदेश था। क्योंकि उसके बाद भी मुसलसल जो है ना, इनको हटाने के लिए बीजेपी ने कोशिश की तो तेलुगु देशम के साथ की। अभी भी जो है ना, TRS पार्टी उस टाइम पे इंडिविजुअल तेलंगाना के लिए लड़ती रही है और तेलंगाना हासिल करने में 14 साल की जद्दोजहद की है। और आज तेलंगाना बनने के बाद जवाब ले लेते हैं आजम भाई, जवाब ले लेते हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी,
देखिए आपके ऊपर अटैकिंग है, एक तरफ तो बीजेपी आपसे अटैक कर ही रही थी, अब बीआरएस भी बहुत ज्यादा अटैकिंग है, और खास तौर पे जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में चीजें लेके आ रही है वो बहुत ही डाइसी है। ऐसा क्यों? देखिए आसिफ भाई, मैं आपको बता दूं तो संजय राणा जी ने जो बात कही है, चुनावी घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो है ही है। आप देखिए, हमने तो 500 में कैलेंडर दे के दिखाया है। अच्छा। तो 500 का कैलेंडर हम यहाँ पे दे रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी आते हैं और आकर कहते हैं कि हम कैलेंडर 600 का देंगे। लेकिन बाद में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कहती है कि ये कैलेंडर मिलेगा। मेरा मतलब है कि आपकी सरकार है, केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री है, इसका आंसर हमसे ले लीजिएगा। गुजरात के परिवार ने आपको क्या किया है? जवाब के लोगों ने क्या ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। संजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। संजय जी बहुत परेशान है जवाब देने के लिए। आपके सवाल का जवाब निशा जी आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। संजय जी जवाब दे रहे हैं। 30 सेकंड में अपना जवाब देता हूँ सर। इन्होंने घोषणा बहुत कम शब्दों में जवाब दे देंगे सर। घोषणा पत्र पे आ जाते हैं आपके। बहुत प्यारा इन्होंने शब्द प्रश्न पूछा है, मैं वादा पूरा करते हैं। ये बताइए 10 किलो राशन का कर्नाटका में वादा पूरा हुआ? नहीं। 40% बिजली का 200 यूनिट दिया गया? नहीं। महिलाओं का जो किराया था कर्नाटका में कम हुआ? नहीं, किराया दोनों जगह बढ़ गया। पेंशन के लिए आपके पास हिमाचल प्रदेश में पैसा है? नहीं। अभी भी बोल रहे थे, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अभी बोल रहे थे राजस्थान में 3 लाख जॉब दिए गए। सर मैं इनसे आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ ये बता दे राजस्थान में टोटल गवर्नमेंट जॉब क्या है? इनको पता ही नहीं है कि 8 लाख टोटल जॉब है। 8 में से 3 ये दे दी, यानी 8 3 11 लाख जॉब। अरे भाई साहब, बेरोजगारी दर 27% है, थोड़ा तो पढ़ लिया करिए। और ये बताइए, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, 108 रुपए पेट्रोल क्यों है और वैट 31.5% क्यों है? बताइए ना वैट। अरे आपको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आप लोग भ्रमित करते हैं। ये बताइए, आप हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं 500 रुपए का दे रहे हैं सिलेंडर? ये बताइए राजस्थान में ही क्यों? आप बताइए सिलेंडर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे हैं 500 रुपए का? ये बताइए आप एमपी में क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, आप वहां नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लोग निभाने वाले। ठीक है कौशिक साहब, ठीक है सुखदेव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुखदेव जी आपके पास आ रहा हूँ। कौशिक जी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं। आ रहा हूँ सुखदेव जी, आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है इसलिए आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। कौशिक साहब कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, क्या देखो मेरी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं सिर्फ भ्रष्टाचार पर सारे लोग चोट कर रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। शायद इनको नहीं पता कि अब के चुनाव में जो नकदी और सामान जब्त हुआ या 2018 की तुलना कर दें तो 10 गुने से ज्यादा हो गया। 10 गुने से ज्यादा हो गया। 10 गुने से ज्यादा हो गया। अरे अरे अरे। तेलंगाना में 2018 में 128 करोड़ की जब्ती हुई। अच्छा। और अभी हो गई 670 करोड़ की। अभी 670 करोड़ की। तेलंगाना में, राजस्थान में 66 करोड़ की जब्ती हुई थी। अच्छा। और अब हो गई 650 करोड़ की। छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ की जब्ती हुई थी, अब हो गई 76 करोड़ की जब्ती। बहुत बड़ी। मध्य प्रदेश में 33 करोड़ की जब्ती हुई थी, अब हुई है 323 करोड़ की जब्ती। अरे तो मतलब मिजोरम में 4 करोड़ की जब्ती हुई थी, अब हुई है 49 करोड़ की। कौन जिम्मेदार है? सारे राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कैसे कम होगा, किस तरीके से हम अपना सुशासन उन प्रदेशों में ला सकते हैं। ये आपका चाल चरित्र बता रहा है कि जिनके माध्यम से जो आपके पास हथियार होते हैं ना, शराब परोसना, गिफ्ट देना, नकदी के माध्यम से क्या क्या होता है, सभी राजनीतिक दल करते हैं। सारे राजनीतिक दल, एक ही बात नहीं कर रहा, सारे राजनीतिक दल यदि इन आंकड़ों को देख लेंगे तो सीधा उनके मुंह पे तमाचा है। तो आप उस धनबल का प्रयोग तो सबसे पहले हम बगल में भुवन भास्कर जोशी जी हैं, पहले इन्हीं से पूछ रहे थे कि ये तमाचा लगता है क्या पॉलिटिकल पार्टियों को? जोशी जी, इस वक्त क्योंकि आप छोटी चुनाव लड़ रहे हैं, आप कम सीटों पे लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे जवाब चाहिए। बाकी कांग्रेस बीजेपी तो सामने है। देखिए, कम पे लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 70-71 सीटों पे लड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में तो ये था, ये होता है क्या ये ना, वो विषय भी आ रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो गंभीरता से लड़ते हैं। 5 सीटों पर सभी पार्टियां लड़ती हैं। जी जी जी, पहले तो विषय आपका आ गया जी। अब दूसरा जो आज आपने प्रश्न उठाया है जी, आज राजस्थान और तेलंगाना पे आपने बहस चलाई है, तो निश्चित तौर पे मैं तेलंगाना में जाना चाहूंगा। राजस्थान में मैंने विषय बता दिया, मैं जाना चाहूंगा। तेलंगाना में जाना क्या है? तेलंगाना में तो आप आजम भाई के साथ हैं, आजम भाई खुश हैं। देखिए वो कितने मुस्कुरा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर आएंगे और वो भी वहां पे ढोल नगाड़े बजाएंगे।
देखिए, और आपके साथ वो साथ गले में गले मिलाएंगे। टीएमसी की लीडर भी ममता बनर्जी भी जाने वाली हैं। आपका एक बहुत रेपुटेड चैनल है, बेशक देश को पता होना चाहिए क्यों साथ है। प्लीज बताइए, देश को अधिकार है जानने का कि समाजवादी पार्टी क्यों साथ है, क्यों है। आज कांग्रेस की भूमिका क्या बनती थी कि देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, तो बीआरएस का समर्थन करना चाहिए था। आप किससे लड़ रहे हैं? वहां पर बीआरएस से लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी से आप लड़ रहे हैं, लड़ाई है भाजपा से। तो प्रश्न उठता है, और मेरा मानना है, बहुत स्पष्ट आपके चैनल में कहना चाहता हूं, क्षेत्रीय पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर दुश्मन है। इनका बस चले तो ये क्षेत्रीय पार्टी को चौहान साहब सुन रहे होंगे आप, कर दे क्षेत्रीय पार्टी भास्कर जोशी जी की बात को सुन रहे होंगे। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत। अब मोहब्बत हो चुका बहुत, अब अदावत के मूड में है समाजवादी पार्टी कांग्रेस से। वो बीजेपी को तो बाद में कटघरे में खड़ा करेगी, पहले कांग्रेस कर रही है। चौहान साहब क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह चौहान जी, क्षेत्रीय पार्टी को हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर अपनी एक लोकल इकाई होती है। सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हमेशा कांग्रेस पार्टी इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करती है। अब ये आजम अली साहब पार्टी, केसीआर पार्टी है, चाहे ओवैसी वाली पार्टी है, ये सब देखिए ये पार्ट भी भाजपा का, ये बीजेपी की पार्ट भी है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोग अच्छी तरीके से रहें। जिस तरीके से नफरत का बाजार जो बीजेपी ने सजाया है, उस नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने जो हमारे राहुल गांधी। चलिए आपके सवाल का जवाब डॉक्टर निमिषा गौड़ देना चाह रही हैं, सुन लेते हैं। निमिषा जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है। वो प्रत्याशी नहीं मिले, 3-3, 4-4, 5-5 लिस्ट निकाल दी, उसके बाद उनको प्रत्याशी मिले। ये बड़ा आरोप लगा रही है जी, क्रेडिबिलिटी आती है सर। और आज जो है दुनिया, आज जो लोकतंत्र का पर्व मन रहा है 5 राज्यों के अंदर, तो 5 राज्यों में आप देखिएगा एक ही असर रहेगा, सीधा असर रहेगा। वो रहेगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जनधन अकाउंट खुले तो किसी परिवारवाद, क्षेत्रवाद नहीं, सभी जगह खुले। जब उज्ज्वला योजना के लाभ मिले 11 करोड़ हितधारियों को, तो सभी को मिले। प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़, किसान सम्मान निधि 11 करोड़, सुकन्या सम्मान 17 करोड़, इसी तरह जल जीवन मिशन के करोड़ों रुपए। मतलब आप आश्वस्त हैं, आप ये कह रही हैं कि आप आश्वस्त हैं कि राजस्थान में आप सरकार बनाएंगे। पर आधारित राजनीतिक दल के दिन फिर गए, क्षेत्रवाद के आधार पर दिन फिर गए। निमिषा जी, एक सवाल तो बनता है, सुनिए। आप राजस्थान की बात कर रही हैं, जरा तेलंगाना की बात भी कर लीजिए। तेलंगाना में क्या स्थिति है आपकी? तो 119 सीटों में से 111 पे भारतीय जनता पार्टी लड़, और आप देखिएगा वहां केंद्र सरकार की जिससे निमिषा जी देखिए ना, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, किसी हमारे दर्शक ने ट्वीट करके एक सवाल पूछा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। दर्शक ने सवाल कर पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि जरा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थिति इतनी मजबूत थी तो टी राजा सिंह को दोबारा क्यों लेना पड़ गया? क्या मजबूरी थी पार्टी की जो चुनाव से ऐन वक्त पहले लिया और 3 घंटे में नाम भी घोषित कर दिया? ऐसा क्या था तेलंगाना में जो आप अपने बल पे नहीं कर सकती थी? टी राजा सिंह को पहले आप निष्कासित करते हैं और फिर चुनाव से एक चंद घंटे पहले आप वापस ले लेते हैं। ये सवाल है जनता का। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और अनुशासनहीनता होने पर कार्रवाई की गई, लेकिन पुनः वापसी करके उनको सम्मान दिया गया। ये उनकी सेवा का है, उस आधार पे हम टी राजन को वापस भी लिए। देखिएगा, शिवांगी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जरा बता दीजिए कि समय के साथ क्या पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का ट्रीटमेंट भी अपने समय के हिसाब से करते हैं? जब उनको फायदे की चीज होती है वो फायदा उठाते हैं, जब उनको नुकसान उठाना होता है तो नुकसान कराते हैं। शिवांगी जी सवाल है मेरा। निमिषा जी, शिवांगी जी सवाल है। शिवांगी जी जरा बता दीजिए। भाजपा का घोषणा पत्र जारी, बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा निमिषा जी आपके पास आऊंगा, जरा शिवांगी जी से इस सवाल का जवाब ले लूं। शिवांगी जी जरा सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी आवाज म्यूट है, आपकी आवाज म्यूट है शिवांगी जी। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है जी। मेरा नहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं सभी की सभी बातें सुन रही हूँ। जी जी जी। तो एक और प्रश्न है मेरा, जैसे मैंने पहले भी बात की थी
कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हाँ, हम कोई कार्यकर्ता को अनुशासनहीनता पे हटा रहे हैं, ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोकतंत्र का पर्व तो मना रहे हैं, बेशक। लेकिन यह सारी पार्टियां बैठे, मैं सारी पार्टियों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप लोग सच में लोकतंत्र को लेके चल रहे हैं? क्या जनता जो लोकतंत्र की वासी है, उसको आप सच में ये समझा पा रहे हैं कि हम आप लोकतंत्र के मेंबर हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, देखिए आप ठीक है। आशीष जी, आप देख रहे हो, आपके सारे किसी भी सवाल पार्टी शिवांगी के- जी ऐसे हो रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। आपने सवाल बहुत ही वाजिब उठाए, पहले भी सवाल जो थे वो भी बहुत वाजिब और ये भी सवाल बहुत वाजिब। अब हम राजस्थान और तेलंगाना पे एक छोटी सी बात कर एक लेते बात और कहना चाहती जी हूँ। जी 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 प्लीज मैं प्लीज। किसी भी पार्टी के विरुद्ध आपकी बात बिल्कुल। कर रही हूँ, ना ही किसी पार्टी के हित में बात कर रही हूँ। बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी की बात बिल्कुल। कर रही हूँ, को लेके मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ जी कि आप जो भी करती हैं, चाहे बीजेपी कुछ करती हो, कांग्रेस करती हो या जी। अकाली दल कुछ भी करती हो, जी 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 मैं आपको ये बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ, जी। वोटर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, दे आर रियली बेशक 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 बेशक। मैं आपके पास लौटूंगा। निमिषा जी, एक फाइनल कमेंट आप कर दीजिए। कर्नाटक, माफ कीजिएगा, तेलंगाना और राजस्थान में क्या स्थिति है आपकी? फाइनल कमेंट आपसे। 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में भाजपा का सुशासन आने वाला है, क्योंकि मतदाताओं को विश्वास है कि भाजपा जो कहती है करती है, और मोदी गारंटी मतलब जन विश्वास की गारंटी। ठीक है, उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री जी ने डिजिटलीकरण से भारत की तस्वीर बदल दी। ठीक है सुखदेव जी, बदलती तस्वीर के बिल्कुल साथ ठीक है, आप बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। समय की मर्यादा को समझते हुए मैं थोड़ा फास्ट हूं। सुखदेव सिंह जी, आप बता दीजिए क्या दावे, क्या प्रतिदावे तेलंगाना और राजस्थान को लेकर? मोदी सरकार ने जो लगातार महंगाई इस जनता के ऊपर थोपी है, भारत की जनता पे थोपी है, राजस्थान की जनता पे थोपी है, उसके पश्चात में राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत कैंप बनाने के पश्चात में जो राहत राजस्थान के आम जन को दी है, उस पे कार्रवाई, उस चीज को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि क्या होने वाला है? और उन सभी योजनाओं पे मोहर लगाएगा और 30 साल का जो इतिहास है वो बदलेगा। राजस्थान में हम सरकार को रिपीट करेंगे, अर्थात रिवाज बदली जाएगी। अच्छा, हम सरकार बनानी ठीक है। बीआरएस से हमारे साथ आजम भाई, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है तेलंगाना में? और राजस्थान के लिए भी बता ही दीजिए। तेलंगाना में तो 100% बीआरएस की हुकूमत बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सिंगल डिजिट पे रहेंगे। इंशाल्लाह आपको फिर हम मिलेंगे 3 दिसंबर के बाद। आप देख सकेंगे कि बीआरएस तो हमेशा आवाम के बीच में रही है, 100% हैट्रिक होगी और हम लार्जेस्ट पार्टी रहेंगे। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, सब चीज आपके सामने है। राजस्थान को लेकर भी ये कह सकते हैं, जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा वहां पर भी। और बहुत बढ़िया। तो तेलंगाना के बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरीके से कह सकता हूँ, जी, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, बिल्कुल, यहाँ के नेताओं का काम देखता हूँ, हमारे तेलंगाना का प्रोग्रेस देख रहा हूँ, और उस वजह से तो हैट्रिक पक्की है और हम आपको जरूर इस बात की मिठाई। ठीक है। भुवन भास्कर जोशी जी, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश और माफ कीजिएगा तेलंगाना और राजस्थान में? देखिए, जब 3 तारीख को हम लोग आपके साथ बैठेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा पूरे देश में जितने जगह चुनाव हो रहा है पीडीए की जीत होने वाली है। इस बार पीडीए का मूवमेंट पूरे देश में आगे आएगा और रिजल्ट जो है पीडीए के पक्ष में आएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट संजय जी, क्या लग रहा है दोनों स्टेट में? देखिए, तेलंगाना की अगर बात किया है तो नो डाउट बीआरएस काफी एज ले चुकी है, ठीक है। और अब जहां तक लग रहा था भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 होगी, लेकिन उन्होंने संजय गांधी को जिस तरह हटाया तो कहीं ना कहीं नंबर 2 की पोजीशन वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ले लिया। लेकिन नो डाउट तेलंगाना में सरकार बीआरएस की बन रही है। राजस्थान में तो बिल्कुल मतलब निसंकोच बोलेंगे कि 125 सीट पाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपसे। देखो, निश्चित तौर से अभी तो समय है, लेकिन जो शुरू में हम देख रहे थे, चुनाव आते आते बहुत सारे समीकरण बदले जा रहे हैं और जो सारी चीजें पार्टी जनता के समक्ष रख रही थी, मुझे लगता है बड़ा बारीकी से जनता समीक्षा करके वोट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम चर्चा परिचर्चा कर रहे थे राजस्थान और तेलंगाना को लेकर, किसकी सरकार बनेगी और कैसी बयार चल रही है। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। बहुत शुक्रिया।